तो दोस्तों नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट वैकेंसी की तरफ से दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर पैरामेडिकल भर्ती और आपकी जो फार्मासिस्ट वैकेंसी आई है दोस्तों, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके यहाँ पे शुरू हो गए हैं। 24 नवंबर आज आपकी डेट है और आप सभी को पता होगा, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 24 नवंबर से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दोस्तों दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी हमें राष्ट्र स्वास्थ्य की वेबसाइट पर अब आपको दोस्तों लेकर चलते हैं शिफू की वेबसाइट पर। और यदि आप शिफू की वेबसाइट पर भी चलो तो यहाँ पर भी लिंक एक्टिवेट हो गया है और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डाल दिए गए हैं भाई, क्या क्या इंस्ट्रक्शन और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। तो सबसे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि पूरी वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं भाई, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, दिशा निर्देश जो दिए हैं, यानी क्या कुछ इसमें चीज़ें रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से रखनी है। तो दोस्तों ये आ गया आपके सामने पूरा दिशा निर्देश का पीडीएफ, 3 पेज का पीडीएफ है, जिसको हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया है। इसलिए आपसे कहते हैं बार बार कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। फ्री है एकदम, ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट राजस्थान से, तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम ही देते हैं। तो देखिए, करते हैं वीडियो को शुरू। अब इन्होंने बताया है आवेदन पत्र बनने हेतु दिशा निर्देश, यानी आपको जो नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी आई है आपकी बोनस के आधार पर है। ये बोनस और प्लस मेरिट, यानी 10 आपकी 12th और नर्सिंग की आपकी परसेंटेज जुड़कर यहाँ पे मेरिट निकलेगी और उसके अंदर बोनस भी आपका जुड़ेगा 10, 20, 30 के हिसाब से। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है आपको पूरा विज्ञप्ति का। इन्होंने इसमें बताया है आवेदन पत्र बनने हेतु दिशा निर्देश। कृपया आवेदन पत्र को बनने से पहले पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान नीचे दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ ले और समझ ले। किसी भी कारणवश कोई त्रुटि, कोई गलती होती है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपने विज्ञप्ति को ढंग से नहीं पढ़ा, यानी हमारी वीडियो ढंग से नहीं देखी आपने पहले वाली भी, और यदि आप आगे फॉर्म भरते हो और उसमें कोई गलती करती है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि आपका जो रिप्लाई देंगे तो और जो है अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने अभ्यर्थियों को भी पता चलेगा। इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा है आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में दोस्तों बनना है आपको, यानी हिंदी भाषा में आपको यहाँ पर नहीं बनना। आवेदन इंग्लिश में ही आपका जो है फॉर्म यहाँ पे बनना होगा। दूसरे पॉइंट में देखिएगा, आवेदन पत्र भर जाने के लिए अपना मोबाइल नंबर भरे। अब मोबाइल नंबर दोस्तों ऐसा डालना जो आपका रियल हो, ओके, यानी वेरीफाई हो। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कोई नई सिम ले ली, आपका नेटवर्क, आपका डाटा खत्म हो गया। आजकल डेटा भी बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आपने 1 महीने के लिए सिम ले ली, फिर बंद कर दी, फिर दूसरे महीने के लिए दूसरी सिम ले ली। ऐसी सिम के नंबर आपको नहीं डालना, आपको वो नंबर डालना है जो आपके परमानेंट नंबर हो। ठीक है, यानी आगे जो जानकारी आएगी वो सभी मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से चीज़ें निकलती है। ठीक है, कोई फॉर्म रिजेक्ट हो भी जाता है तो वो सब कुछ समझ रहे हो आप। ईमेल भी आपको बिल्कुल सही डालना है। तो इन्होंने लिखा है मोबाइल नंबर एकदम सही डालना है, जिस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी आप सभी को जानते होंगे, ओटीपी आता है एक, ठीक है, उससे रजिस्ट्रेशन होगा आपका। अब देखिए आगे, इसे दिए गए स्थान पर आपको बनना है। अभी हम फॉर्म भर के आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पश्चात क्या है, आपको अपना आधार नंबर कैप्चर करना है। ठीक है, आधार नंबर डालना है, जिससे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी प्राप्त होगा। यानी आपको पहले अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और अपने आधार नंबर डालने हैं। अब शर्त ये है कि मोबाइल नंबर से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। यदि नहीं जुड़ा तो अभी जाइए जुड़वा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 3 दिन लगेंगे, लगभग उससे कम भी लग सकता है। एक दिन के अंदर भी जो है नंबर कनेक्ट हो जाते हैं आजकल आधार कार्ड के अंदर। ठीक है, तो आधार कार्ड में आपके नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो क्या करना है, इसमें आपको पहले मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी प्राप्त होगा, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड डालना होगा, फिर ओटीपी प्राप्त होगा आपको उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से। दिए गए स्थान पर दर्ज करने पर आपको एक पद हेतु आवेदन करना होगा। यानी आपको 2 पद निकाले हैं, नर्सिंग ऑफिसर के और फार्मासिस्ट के। जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है, जिसमें से एक विकल्प का चयन कर आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता धारित करने की स्थिति में प्रत्येक श्रेणी प्रकार का एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल नंबर से एक नर्सिंग ऑफिसर या फिर एक फार्मासिस्ट, ओके, टीएसपी नॉन टीएसपी का एक ही आवेदन भर सकते हैं। इनका कहना है कि जो आप अपनी नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भरोगे या फिर आप अपनी फार्मासिस्ट वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, तो आप अपने एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही वैकेंसी का फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। या तो आप नर्सिंग ऑफिसर का भर लीजिए आपके एक मोबाइल नंबर से, या फिर उसी मोबाइल नंबर से आप फार्मासिस्ट का भर लीजिए, लेकिन सिर्फ एक भरे। एक नंबर से 2 फॉर्म भराऊँ यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। आवेदक स्वयं की आधार संख्या सावधानी पूर्वक आपको बिल्कुल जो है अंकित करनी है। अपनी आधार, सिंपल सी बात तो यह है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स की जो भी चीज़ें अपलोड करो, जो भी आप अपने रजिस्ट्रेशन करो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको धीरजता से जो है यहाँ पे लिखना है, अपलोड करना है, टिक करना है। आधार संख्या गलत होने पर किसी भी
स्तर पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इन्होंने बिल्कुल साफ-साफ लिख दिया है। मेन आधार ये भैया, यहाँ पे आधार कार्ड में जो आपके नंबर है, ठीक है, जो अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नीचे अंक होते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से देख लेना। यदि आपने गलती कर दी तो यहाँ पे सीधा फॉर्म रिजेक्ट ये कर देंगे, इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है। अब देखिएगा आगे, यदि आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद भी आवेदन में कोई गलती रह जाती है तो विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों की सीमा में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सही करने के लिए संशोधन हेतु दी गई अवधि में निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदन में सही प्रविष्टि अंकित करने का अवसर दिया जाएगा। इनका कहना है जब आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी, लास्ट डेट मेरे हिसाब से शायद 23 दिसंबर रहने वाली है, तो उसके बाद आपका 7 दिन के लिए जो है यहाँ पे करेक्शन फोरम खुलेगा। उसमें आप अपनी जो भी गलती है वो सही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 300 रुपये या 500 रुपये जो भी शुल्क रहेगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, जो हमने वीडियो बनाई थी विज्ञप्ति की, नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की, पूरी समझाई थी हमने, बहुत लंबी वीडियो थी 17 मिनट की, उसको आप एक बार देख लेना। ऐसा कहना है चौथे पॉइंट में, यदि कोई गलती भी रह जाती है तो आपको जो लास्ट डेट निकल जाएगी फॉर्म भरने की 23 दिसंबर, उसके बाद 7 दिन का जो भी पोर्टल खुलेगा करेक्शन पोर्टल, उसमें आप जो है अपनी गलती सही कर सकते हो। 5वें पॉइंट में देखिए, आवेदक यानी आप अपने स्वयं के माता-पिता के और पति-पत्नी के नाम के दस्तावेज़ों में अंकित अनुसार सही अंकित करना है। आप जो भी नाम है डॉक्यूमेंट्स में वही नाम भरना है। 6ठे पॉइंट में देखिए आवेदक अपना लिंग, अपना राष्ट्रीयता, धर्म सही अंकित करें। ओके, नाम आपका जो रिलीजियन है, ओके, चीज़ है। राष्ट्रीयता में अन्य का विकल्प चुनने पर भारत सरकार द्वारा इस हेतु जो भी प्रमाण पत्र है उसको जो है आपको प्रस्तुत करना होगा। या यदि आप इंडियन नहीं हो, कहीं अदर देश के हो, तो आपको जो है प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अंकित करना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि इंडिया से बाहर हो तो ये छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 7वें पॉइंट में देखिए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने 10th की मार्कशीट में से देखनी है, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे अंकित करनी है। यानी आपकी 10th की मार्कशीट में जो अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, उसको आपको जो है यहाँ पे करना है, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपलोड करने हैं। यथास्थान मतलब होता है, जैसे 10th की मार्कशीट का ऑप्शन है तो इसी के अंदर आप 10th की मार्कशीट अपलोड करना। 12th की मार्कशीट हो तो इसकी ऐसा नहीं है कि 10th की मार्कशीट में तो आप 12th की कर रहे हो, 12th में 10th की कर रहे हो, या फिर नर्सिंग की अन्य कर रहे हो, जिस लिंक में वही आपको जो है अपलोड करना है। अब आगे देखिएगा, 8वें पॉइंट में इन्होंने बताया है, आवेदक अपनी श्रेणी का अंकन सावधानीपूर्वक करें, यानी कौन सी आप जाति से बिलोंग करते हो, कौन सी श्रेणी से हो, एस सी एस टी ओबीसी, ओके। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान अपलोड करना है, और आपके द्वारा भरी गई श्रेणी, अपलोड किए गए जाति प्रमाण पत्र के समान होने पर ही संबंधित श्रेणी में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। एससी के हो तो एससी में भरे श्रेणी में, ओबीसी के हो तो ओबीसी में भरे, और ओबीसी का जो है प्रमाण पत्र लगाए। प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना जरूरी है, कौन सी डेट का लगाना जरूरी है ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। अब आगे देखिए, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर जारी होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साफ साफ लिख दिया है इन्होंने, जो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाओगे तो वो अपने पिता के नाम से जारी होने पर ही आरक्षण श्रेणी का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। ओबीसी एमबीसी का वर्ग का लाभ उन्हीं आवेदकों को दिया होगा जिन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और एमबीसी नॉन क्रीमिलियर वर्ग का पिता का नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया है। इन्होंने लिखा है कि ओबीसी वालों और वीबीसी, वेरी बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये होती है दो क्लास, तो इसमें जिन लोगों ने नॉन क्रीमिनल से भरा है फॉर्म उनको ही आरक्षण मिलेगा, और ऐसा इन्होंने लिखा है। और आगे देखिए, और उसका जो है आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। ओबीसी क्रीमिलियर और एमबीसी क्रीमिलियर वर्ग की गणना अनारक्षित वर्ग में की जाएगी, यानी जो आपको इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी जो क्रीमिलियर है। अब क्रीमिलियर और नॉन क्रिमिनल का मतलब मैं समझा दूँ, जिसकी आई थिंक मेरे हिसाब से 2.5 लाख के ऊपर जिसकी सैलरी होती है तो वो क्रिमिनल में आता है, और 2.5 लाख के नीचे जो होती है तो वो नॉन क्रिमिनल में आता है, मतलब गरीब होता है थोड़ा पिछड़ा हुआ। ओबीसी नॉन क्रिमिनल और वीबीसी नॉन क्रिमिनल, ठीक है। तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, भाई आपके पिता की आपकी जो पूरी सैलरी है सालाना वो 2.5 लाख से नीचे है, ठीक है, तब जाके आपको यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है ओबीसी और वीबीसी वालों को। एंड बात करेंगे आगे, यहाँ पे जो आपके एमबीसी वर्ग के आवेदक है नवीनतम प्रमाण पत्र ओबीसी प्रपत्र में संलग्न कर सकते हैं, जिससे एमबीसी वर्ग में सम्मिलित जाति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इन्होंने कहा है अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर दे, नहीं तो आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। 9वें में देखिए, ओबीसी वाले एमबीसी वाले नॉन क्रिमिनल के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को ओबीसी एमबीसी नॉन क्रिमिनल श्रेणी का प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना अनिवार्य ही होगा, जरूरी लगाना ही है, जब जाके उनको आरक्षण मिलेगा। अन्यथा उन्हें सामान्य श्रेणी में मान लिया जाएगा, जनरल में उनकी काउंटिंग की जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। ये दिशा निर्देश है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरा देखिए ताकि आपको जानकारी मिल सके, फोरम में आपकी कोई गलती यहाँ पे नहीं हो। आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद में नॉन क्रिमिलियर श्रेणी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अतः इस श्रेणी के आवेदक सुनिश्चित कर ले कि उनका प्रमाण पत्र नॉन क्रिमिलियर का ही है। मैंने बता दिया इसको, मैंने खास पॉइंट रखा है इसके ऊपर, नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर का मैंने समझाया भी आपको सैलरी किसके अकॉर्डिंग क्या होती है, तब जाके क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है ना।
10वें पॉइंट में देखिए, आवेदक वही समस्त दस्तावेज अपलोड करें जो उनके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणित करते हो। आवेदन पत्र में भरी गई सूचना और अपलोड किए गए दस्तावेजों के मेल नहीं होने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। यानी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वही अपलोड करें, फालतू ना करें, नहीं तो आपकी जो है निरस्त कर दिया जाएगा। और निरस्त करने के बाद एक बार निरस्त हो गया फॉर्म तो फिर गए काम से, कोई मतलब नहीं है उसके बाद। 11 पॉइंट देखिए, आवेदक इस बात का ध्यान रखें कि केवल निर्धारित स्पेसिफिकली वाले दस्तावेज ही अपलोड हो सकेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकेशन यानी विशेष योग्यता जो रखते हो आप, आवेदक केवल एक ही व्यावसायिक योग्यता का चयन कर सकेंगे। अतः आवेदकों से अपेक्षा है कि वे अपने लिए बेहतर प्राप्तांक वाली योग्यताओं का चुनाव करेंगे। यानी किसी ने जीएनएम कर रखी है और उस साथ में पोस्ट बेसिक भी कर रखी है, तो जिसके अंदर उसकी परसेंटेज अच्छी हो, यदि पोस्ट बेसिक में परसेंटेज ज़्यादा हो तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म भरें। और यदि जीएनएम में परसेंटेज अच्छी है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म भरें, क्योंकि जीएनएम अभ्यर्थी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट बेसिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इनका कहना है, ऐसा इसका मतलब है 12 पॉइंट में। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डिप्लोमा पूर्ण करने के 50 डिग्री कोर्स में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया है, ये मैंने बता दिया आपको। पोस्ट डिग्री पोस्ट बीएससी से मैंने आपको समझा दिया। यही इसका मतलब है कि जिसमें आप ऐसा फार्मेसी में भी होता है ना, एक फार्मेसी होती है डी फार्मा, यदि उसमें अच्छी परसेंटेज डी फार्मा में तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरे, या उसके बाद डी फार्मा के बाद और भी अन्य क्वालिफिकेशन आगे ऊपर होती है आपकी, शायद बी फार्मा या भी जो भी होती है, या फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरा है। जैसे मैंने जीएनएम का बताया, पोस्ट बेसिक का बताया। ठीक है, यानी दोनों में से एक अकॉर्डिंग बनना है, यूँ नहीं कि दोनों की परसेंटेज जोड़ दी आपने, जीएनएम की भी जोड़ दी और पोस्ट बेसिक की भी जोड़ दी, इन दोनों की मिला के जो है आप फॉर्म भर रहे हो, गलत हो जाएगा फॉर्म। एक एक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट भी अपलोड करनी है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, 13वें पॉइंट में देखिए, अभ्यर्थियों को अपने व्यावसायिक योग्यता की समस्त अंक तालिकाएं बैकलॉग सहित वर्षवार अपलोड करनी है। यानी चारों साल की मार्कशीट 4 है तो वो अपलोड करनी है, 5 है, 6 है तो वो अपलोड करनी है। बैकलॉग की अंक तालिकाओं को वर्षवार अपलोड करने के लिए एड मोर ऑप्शन कर प्रयोग कर बैकलॉग की अंक तालिकाएं अपलोड करनी है। यानी आपके एड मोर का ऑप्शन आएगा, उस पर जो है आपकी जो भी एडिशनल मार्कशीटें है, चाहे बैक और की है तो बैकलॉग की है तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। 14 पॉइंट में देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के आवेदकों को जैसी प्रविष्टि है उसका ही प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जो भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है उनको उसका आरक्षण का जो है, आरक्षण पाने के लिए स्पोर्ट्स खिलाड़ी को आरक्षण का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। 15 पॉइंट में देखिए, विशेष योग्यजन श्रेणी यानी डिसेबिलिटी वाले जो है विज्ञप्ति पद हेतु जिस कैटेगरी के आवेदक आवेदन कर सकते हैं उनकी सूची ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी गई है एवं नोट में भी उल्लेखित कर दिया गया है कि अतः केवल आवेदन में दर्शाए गए कैटेगरी के आवेदक ही विज्ञप्ति पद हेतु विज्ञापन आवेदन करेंगे। यानी डिसेबिलिटी वाले पर्सन जो है वो उनकी ही कास्ट में जो है उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, आवेदन यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा 15 पॉइंट का मतलब है। कुल मिला के सीधा सा यही है कि आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक बनना है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो उस तरह से आपको फॉर्म भरना है, बाकी कुछ स्पेशल है नहीं। आगे देखिए, ये विचिन विवाह महिलाओं के लिए आ गया, उनको उनकी जाति में बनना है, उनका प्रमाण पत्र लगाना है। भूतपूर्व सैनिक वाले को भी जो है पीपीओ नंबर अवश्य भरने हैं और उनका जो है दस्तावेज अपलोड करना है। 18 पॉइंट में देखिएगा, 18 पॉइंट में उन्होंने बताया है, आवेदकों को पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करना है। निर्धारित फीस जमा कराने के बाद फॉर्म सबमिट होगा, इसका प्रिंट भी लिया जा सकेगा। इसकी प्रिंट आप निकलवा सकते हो और ध्यान से ले प्रिंट, 2-3 कॉपी मेरे हिसाब से करवा के रख ले, काफ़ी काम आएगी आपके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। और आप जो है अपनी फ़ीस जमा करा दोगे उसके बाद ही प्रिंट निकलेगा, है ना? प्रिंट अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय साथ लाना होगा। देखिए बता दिया, हमें पहले से ही पता होता है यूट्यूबर्स को भाई क्या कुछ रहने वाला है आगे, इन्होंने बता दिया दस्तावेज सत्यापन के समय आपको जो है वो प्रिंट ले जानी होगी। लास्ट पेज देख लीजिए, 19 में इन्होंने बताया है, यदि आवेदक सभी आवेदन पत्र सबमिट नहीं करता है तो सेव का ऑप्शन चयन कर सेव कर सकता है, जिसे बाद में उपरोक्त मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर ओटीपी के माध्यम से पुनः खोला जा सकता है। यदि आवेदक अपने आवेदन पत्र सबमिट नहीं करना चाहता, सेव का ऑप्शन चयन कर सेव कर सकता है। यानी कुछ जैसे एक पेज आपने भर लिया, फिर दूसरा पेज पे आपको जाना है, तीसरे पेज पे आपको जाना है और चौथे पेज पे जाके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और यदि आपने इसका मतलब ये है, देखिए 20वें नंबर का, सॉरी 19वें नंबर का, जैसे आपने ये फॉर्म भर लिया, ओके ये पेज भर लिया, अब यहाँ पे आपको सेव कर लोगे तो आप दूसरा फॉर्म भरना, फिर तीसरा फॉर्म भरना। अब सेव में ये होता है कि आप दोबारा जो है वापस जा सकते हो यहाँ पर एडिट करने के लिए। और यदि आप सेव नहीं करते हो, आपने सबमिट कर दिया ये वाला फॉर्म, ये वाला पेज जो अपने कंप्यूटर के स्क्रीन का होता है, तो आप इस पे चले जाओगे लेकिन वापस इस पे जो है नहीं आ पाओगे, ऐसा होता है। सेव पर क्लिक करके अगर आगे बढ़ोगे तो वापस इस पे जा सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है। अब जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, वैसे ये आपके काम नहीं है, ये ई मित्र वालों के है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 पॉइंट में देखिए, एक बार फीस जमा कर सबमिट कर देने के बाद यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह गई है, यानी यदि आप फीस जमा कर देते हो और कोई गलती रह जाती है तो और उसका सुधार करना चाहते हो तो विज्ञप्ति में नोटिफिकेशन में जो है वर्णित शर्तों की सीमा में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सही करने के लिए त्रुटि सुधार हेतु दिए जाने वाली अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क जमा कराकर, ये वही है मैंने बता दिया आपको। लास्ट निकलने के बाद आपका जो करेक्शन डेट निकाली जाएगी, करेक्शन लिंक निकाला जाएगा, उस वो आपको 6-7 दिन का समय यहाँ पे दिया जाएगा, उसके अंदर आप
जो भी फीस रहेगी आपकी 300 रुपये 500 रुपये आप दे के जो है एडिटिंग करवा सकते हो और सुधार करवा सकते हो। यदि कोई ने कास्ट में गलती कर दीजिए, ओके, तो सभी जो भी चीज़ करेक्शन होता है 21 में देखिए, आवेदन पत्र में सेल्फ चेक एंड रेगुलर प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अर्थात यदि फॉर्म की एक प्रविष्टि किसी अन्य प्रविष्टि से लिंक्ड है तो आवेदन शुल्क एवं जाति वर्ग दोनों प्रविष्टि सही बननी होगी, ओके, और अन्यथा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी प्रविष्टि जिन्हें भरा जाना अनिवार्य है उन्हें भरे बिना आवेदन नहीं बढ़ सकता। यानी वो होता है ना, स्टार का चिन्ह लगा हुआ होता है अपने फॉर्म भरते वक्त, भाई अनिवार्य है ये, इसको तो बनना, ये जानकर के बनना, उसको बनना ही पड़ेगा आपको। और इसके बाद सेल्फ चेक एंड रेगुलर का भी ऑप्शन आएगा आपका, जिसमें आप जो है चेक कर सकते हो फॉर्म सही तो नहीं है, सही नहीं है, गलती है नहीं है, आवेदन शुल्क और जाति वर्ग दोनों प्रविष्टियाँ आपको सही यहाँ पे बननी पड़ेगी। 22 में देखिए, किसी भी प्रकार की अपात्रता या संगत होने पर आवेदन पत्र आगे नहीं बढ़ेगा। अपलोड किया जाने वाला दस्तावेज स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होना चाहिए। यदि दस्तावेज की प्रति अस्पष्ट है तो आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टियों से इसका मिलान नहीं होता है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रिंट अच्छी होनी चाहिए, फोटो अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब यही है। आगे देखिएगा, यदि दस्तावेज संलग्न है तो भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एक बार में केवल एक दस्तावेज के साथ यथास्थान अपलोड करना होगा। एक स्थान पर एक से अधिक दस्तावेज की एक जाई फाइल बनाकर अपलोड नहीं करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ बना दिए, जैसे 3-4 डॉक्यूमेंट्स के आपने एक ही पीडीएफ बना दिया, एक ही पीडीएफ के अंदर घुसा दिए 3-4 मार्कशीटों को, 3-4 चीज़ों को, और आपने अपलोड कर दिया, वो गलत माना जाएगा। जिस भी कॉलम में जो भी चीज़ मांगी है वही अपलोड करनी है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। वैसे ये सब ई मित्र वालों के काम है, ई मित्र वालों को ये पढ़ना चाहिए और भेज देना वीडियो, ई मित्र वालों को भेज देना जब यहाँ फॉर्म भरना चाहो कि भैया ये एक बार वीडियो देख लो सलीश नर्सिंग एकेडमी की, इन्होंने बताई, इन्होंने समझाया है भाई किस तरह से फॉर्म भरना है। उसके बाद आप जो है फॉर्म भरना, या फिर आप देख ही रहे हो, एक बार आप भी पढ़ लेना इस नोटिफिकेशन को, ताकि आप समझा सको। 24वें में देखिए, आधार ओटीपी आधार के सर्वर से प्राप्त होगा, जिसमें कई बार समय भी लग सकता है, यानी वही टाइम लगता है कई बार ओटीपी आने में। आप मोबाइल नंबर अंकित करोगे, आधार कार्ड आप डालोगे, उसके बाद ओटीपी आने में टाइम लगता है, आपको परेशानी आती है। तो एक तरह से फॉर्म आप नाइट के समय भरना, नाइट के समय सर्वर थोड़ा तेज़ रहता है और एक ऐसी जगह बैठे जहाँ पे जो है नेट आपका जो डाटा अच्छा चलता हो, नेटवर्क अच्छा आता हो, कुल मिला के बात यही है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन फार्म पर्याप्त समय रहते हुए भरने का प्रयास करेंगे तथा अनावश्यक विलंब के कारण, कुल मिला के बात यह है 24वें पॉइंट का मतलब कि बिल्कुल टाइम से फॉर्म भर लें। अब लास्ट की 3 लाइन भी देख ही लो, इतनी लंबी वीडियो हो गई तो काफ़ी मेहनत करते हैं। एक सब्सक्राइब करके जाना, गिफ्ट देते हुए जाना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। 25वें पॉइंट में देखिए, आवेदन पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, किंतु अंतिम तौर पर अंग्रेजी भाषा की ही व्याख्या ही मान्य होगी। फिर बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, आवेदन जो आप हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा आपको, लेकिन आपको इंग्लिश माध्यम में यहाँ पर फॉर्म भरना है। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, एनीवेज ये कैंसिल कर सकते हैं। प्रिंट लेने से पूर्व देख लें आपका कोई आवेदन आईडी, भुगतान संबंधी आईडी प्राप्त हो गया है। यदि आवेदन शुल्क भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर देने के बाद प्रिंट पीयू में एप्लीकेशन आईडी या ट्रांजेक्शन आईडी या दोनों ही अंकित नहीं हो तो एक बार लॉगआउट कर पुनः लॉगिन कर ले। यानी एक बार चेक कर लेना है भाई आपका जो है पेमेंट हो तो गया ना, भुगतान तो हो गया ना। यदि उसमें प्रिंट पीयू में आपकी एप्लीकेशन आईडी या ट्रांजेक्शन आईडी दोनों ही अंकित नहीं हो, यानी आप जब फीस जमा करोगे तो आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी भी मिलेगी, ओके, और फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी भी मिलेगी। दोनों आपको प्राप्त करना ज़रूरी है, नहीं है तो आप दोबारा जो है लॉगिन करना और उसके बाद जो है तकनीकी सहायता है तो हेल्पलाइन नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हो। अब हेल्पलाइन नंबर आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन में दिया गया है। पिछला नोटिफिकेशन देखिए, नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट की जो भर्ती आई थी अपने राजस्थान की, अभी 5-6 दिन पहले। कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, सीधी सी बात है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। एंड पॉइंट है, किसी भी माध्यम से भुगतान हेतु सेवा प्रदाता द्वारा लिया गया शुल्क आवेदन शुल्क राशि के अतिरिक्त होगा, जो आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। यानी जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट लेता है ई मित्र वाला, उसके बनने के 100 रुपये, कोई मित्र वाला 50 रुपये लेता है, तो वो जिम्मेदारी। तो ये थी भैया जानकारी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022, फार्मासिस्ट भर्ती 2022 के बारे में दिशा निर्देश अच्छी तरह से समझाए। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।